हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक का फोर्थ चैप्टर कवर करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम टी आर जैन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब पहली बात, ये क्यों हमें लेनी पड़ी, नीड क्या थी इसकी। पहली बात, हमने लास्ट चैप्टर के डीमेरिट्स वाले सेक्शन में जो एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जो बहुत ज़्यादा सोशलिस्टिक पैटर्न के ऊपर बनी थी, उसकी जो डीमेरिट्स हमने पढ़े वो आप यहाँ पे नीड में लिख सकते हो। वेराज मैंने नीड्स यहाँ पे ऑलरेडी लिखी है। नाउ इट्स ऑन यू विच सॉर्ट ऑफ नीड यू वांट टू चूज फ्रॉम, या तो फिर उसके डीमेरिट या तो फिर ये। ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या नीड रही? पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर की बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है और ये मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए बस बीओपी याद रखो, ठीक है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ तो जब बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? जो एक कंट्री फॉरेन एक्सचेंज अपने पास होल्ड करके रखती है। मान लो इंडिया ने कुछ यूएस के डॉलर्स, अबाउट हमारे पास आज के टाइम पे फॉरेक्स रिजर्व है अबाउट $600 बिलियन का हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अबाउट इतना ही है आजकल। और ये भी मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं आपको आगे जाके अच्छे से पढ़ा लूँगा। व्हाट इज़, हाँ ओके, फाइनली डेप्ट। हमारे ऊपर कर्जा बहुत बढ़ चुका था उस टाइम पे, हमने बहुत ज़्यादा लोन ले रखे थे बाहर वाली कंट्रीज से, तो इस वजह से भी हमें एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ जाना पड़ा। एक और रीज़न है जो आई वुड से, ये तो चलो एक काइंड ऑफ वाइट वॉश करने के लिए इन्होंने ये सारे रीजंस दिए, बट जो एक कोर रीज़न था ना जिसकी वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ जाना पड़ा, उस टाइम क्या हुआ था? इन 1991 देयर वाज दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। हमारे पास बहुत कम पैसा बचा था टू सर्वाइव, टू मेक आर कंट्री सर्वाइव। तो हमारे गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन था कि वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास जाए, उनसे कहे कि भाई प्लीज़ हमें थोड़े लोन दे दो। इंडिया ने टू बी स्पेसिफिक $7 बिलियन का लोन मांगा था फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से इतना मांगा था, वेर एज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने ऐसे ही नहीं दे दिया था इंडिया को, चलो कोई बात नहीं आप ले लो, ये $7 बिलियन का लोन ले लो। वेर एज उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी कि हम आपको लोन तभी देंगे जब आप अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करोगे, ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाओगे, प्राइवेटाइज करोगे अपनी इकोनॉमी को। एक ना बहुत अच्छी लाइन है, आप यहाँ पे देखना ज़रा। दस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज more a matter of compulsion rather than a considered independent choice of the government। मतलब गवर्नमेंट ने अपनी खुशी से नहीं लिबरलाइज की थी अपनी इकोनॉमी, वेयर एज वी वर फोर्स्ड। हमें फोर्स क्यों किया गया था? क्योंकि हमें लोन चाहिए था उस टाइम, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने ये कुछ शर्तें रखी थी जिसकी वजह से हमें अपनी इकोनॉमी लिबरलाइज करनी पड़ी, ग्लोबलाइज करनी पड़ी, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना पड़ा, ठीक है। अब रही बात इधर की, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और ओके, कमिंग बैक हियर, जो फर्स्ट लाइन है हमारी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है लाइन बिल्कुल भी, बट जस्ट डेफिनेशन की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं ये उसकी डेफिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ठीक है। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या चेंजेस हुए थे? फर्स्ट ऑफ ऑल लिबरलाइजेशन हुआ। लिबरलाइजेशन किसकी जगह हुआ? लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग क्या है? मैंने पिछले चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जब हर एक चीज़ के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस मांगने लग गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा रिजिड कंट्रोल था गवर्नमेंट का, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आई किसकी बजाय? पहले कोटा सिस्टम होता था, उसकी जगह एक प्राइवेटाइजेशन आई अब, ठीक है। फर्दर हमारे पास ग्लोबलाइजेशन आई। ग्लोबलाइजेशन किसके बदले आई? परमिट राज जो पहले चलता था उसके बदले में हमारे पास ग्लोबलाइजेशन आया, ठीक है। अब देखो, हमारे को जब $7 बिलियन का लोन मिला तो उसके बाद दो तरह के रिफॉर्म्स लाने थे हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से मेजर्स थे, रिफॉर्म्स थे? फर्स्ट ऑफ ऑल थे स्टेबलाइजेशन मेजर्स। जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स होते हैं भाई, वो होते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कैसे? मान लो इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी है। अब जो आपके पास $7 बिलियन का लोन है, आप उससे पहले तो रेट थोड़े अफोर्डेबल लाओगे ताकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आम आदमी अफोर्ड कर सके, ठीक है। दीज आर द स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स। वही बात है, करेक्टिंग द डेफिसिट एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी की बात वापस आ गई। कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, जब चीज़ों के बहुत रेट हाई हो तो वही भी चीज़। स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स होते हैं बहुत शॉर्ट पीरियड, जल्दी से जल्दी आम आदमी को रिलीफ मिल सके, वो होते हैं स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लॉन्ग टर्म विजन की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। अब देखो, बाहर से कंपनीज आ गई, लेज, कुरकुरे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, और जो इंडिया में फिर उस टाइम बहुत पुअर क्वालिटी की चिप्स बनते थे। अब जब ये
मल्टीनेशनल कंपनीज का कंपटीशन है तो लोगों ने भी अपनी जो क्वालिटी थी प्रोडक्ट्स जो बनाते थे उसकी इम्प्रूव करनी स्टार्ट की। और जो प्रोडक्ट्स अब बनने लगे वो फॉरेन कंपटीशन को काइंड ऑफ मैच करना शुरू किया उन्होंने, ठीक है। ओके, एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर क्या क्या हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल लिबरलाइजेशन, सेकंड इज प्राइवेटाइजेशन, थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। ये 3 LPG रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन इसको तो अब वैसे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ऐसे ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है क्या क्या आया था, ठीक है। वाई कंट्रोल्स आर इम्पोज आफ्टर ऑल। पहली बात तो इन बॉक्सेस देखो, मुझे नहीं पता मैंने पिछली वीडियोज़ में ये बोला है कि नहीं। जो हमारी TR जैन की बुक है इसमें जितने भी सारे बॉक्सेस हैं, जितने भी सारे येलो बॉक्सेस, ब्लू बॉक्सेस, एक्सेप्ट दीज ब्रेन टीजर्स, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो भी ये नॉर्मल वाले बॉक्सेस है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान देना व्हेन यू आर रीडिंग दिस बुक, ठीक है। वह कंट्रोल्स आर इम्पोज। पहली बात, कंट्रोल्स क्यों इम्पोज करती थी गवर्नमेंट, ठीक है। पहला रीज़न क्या होता था? टू चेक द प्राइवेट मोनोपलीज। एक जो प्राइवेट मोनोपली होती थी ना, जैसे पहले एयरटेल की होती थी। एयरटेल के कितने महंगे रिचार्जेस होते थे, करीब 300 रुपये में आपको 300 MB मिलती थी कुछ, इतने मतलब बहुत ज़्यादा महंगे रिचार्जेस होते थे। वैसे जैसे ही जियो आया तो कैसे कंपटीशन मिल गया एयरटेल को, और जिनके रेट्स थे वो बहुत कम होने लग गए। इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। मिनिमाइज द होल्ड ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस ऑन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। भाई देखो वही है ना, पहले ना जो जितने भी सारे ह्यूज इंडस्ट्रीज़ के ओनर्स होते थे जैसे टाटा बिरला, ये लोग जितने भी सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते थे उनको कंट्रोल करते थे। तो गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी था। जैसे 19 आई कांट रिमेंबर द डेट बट इट्स आई थिंक 1969 और समथिंग लाइक दैट, जब जितने भी सारे बैंक्स थे उनको नेशनलाइज किया गया। मतलब जो पहले एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता था बिजनेस हाउसेस का वो थोड़ा गवर्नमेंट के पास चलेगा, ताकि आम आदमी तक, एक फार्मर तक, एक गरीब गांव के आदमी तक भी बेनिफिट जा सके इन चीज़ों का, ठीक है। अब पहली बात हम लिबरलाइजेशन के ऊपर आएंगे, ठीक है। लिबरलाइजेशन क्या होता है, क्या डेफिनेशन है? पहली बात तो इट रेफर्स टू ऑल अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस लाइक परमिट्स, लाइसेंसेस, टेरिफ्स, कोटा एक्सेट्रा, रिमूविंग ऑल अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन। जितने भी सारे अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस है उसको निकालने की बात होती है अंडर लिबरलाइजेशन। पहली डेफिनेशन ये है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू द बुक, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स द फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट एंड द फिजिकल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल वहाँ से उनके ऊपर से ख़त्म कर दो, दैट्स इट। दो डेफिनेशन आपके पास मैंने दिए, इन दोनों में से यू कैन जस्ट चूज़ वन, ठीक है। अब देखो क्यों इतनी ज़रूरत पड़ी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। फर्स्ट रीज़न क्या था हमारे पास? इट वाज इम्पोज्ड कंट्रोल्स, ठीक है। पहले ना गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता था, बस उसी की वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ जाना पड़ा। आई मीन लिबरलाइजेशन की तरफ जाना, पर्टिकुलरली लिबरलाइजेशन की तरफ जाना पड़ा। थर्ड, शॉर्ट कमिंग्स, व्हाट इज दिस? इट वाज द एक्सपीरियंस बाय द गवर्नमेंट दैट द सेवरल शॉर्ट कमिंग्स had emerged in the economy on account of these controls। इन जो कंट्रोल्स थे, जो सिवियर कंट्रोल्स थे गवर्नमेंट के, उसके बाद कुछ शॉर्टकमिंग्स आई, जैसे कि करप्शन और जीडीपी हैज़ फॉलन। जीडीपी बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी थी, ठीक है। ये हो गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब वही एक और शायद आई थिंक, हाँ ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद लिबरलाइजेशन एज इट्स की component was based on the assumption that market forces would drive the economy towards the path of competitive growth and development। लिबरलाइजेशन को जब मद्देनज़र रखा गया तो एक चीज़ अज्यूम की गई कि लिबरलाइजेशन की वजह से कंपटीशन बढ़ेगा और जो इंडियन प्रोडक्ट्स हो गए उनकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव होगी, कि वो एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बन जाएं, ठीक है। ओके, अब जो लिबरलाइजेशन के अंडर पर्टिकुलरली किस किस फील्ड में रिफॉर्म्स है, अब हम पर्टिकुलरली उसको पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज द, देखो मैंने ना थोड़े जो सीक्वेंस है वो थोड़ा चेंज किया, लाइक इन द वे दैट सूटेड मी, ठीक है, कि मतलब मैं जिस तरीके से उसे ईजिली याद करूँ। आप भी इसे कर सकते हो बट इट्स ऑल ऑन यू, ठीक है। मैं बुक के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलूँगा अभी, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, क्योंकि देखो मैंने अपने हिसाब से तो थोड़ा कुछ अलग सीक्वेंस चेंज कर दिया था, एक काइंड ऑफ स्टोरी बना दी थी याद करने के लिए, वेराज मैं अभी बुक के उससे ही समझाऊंगा आपको, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अबॉलिशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जो वो पहले एक लाइसेंस राज कहा जाता था पहले, अब वो ख़त्म हो चुका था। अब सिर्फ जो लाइसेंस रखे गए थे कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर रखे गए थे, कुछ टाइप की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर रखे गए थे। फर्स्ट वाज द लिकर। भाई ऐसे नहीं कोई अल्कोहल बना सकता है, ठीक है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने आज तक रिस्ट्रिक्शंस रखे हुए हैं। मतलब आपको लाइसेंस लेने जाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं गवर्नमेंट ने मना किया, बट आपको लाइसेंस
लाइसेंस लेने जाना पड़ता है गवर्नमेंट के पास, दैट इज़ क्वाइट टफ टू टेक। ठीक है, सिगरेट्स बनाने में भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। डिफेंस इक्विपमेंट्स, भाई ऐसा है कि ऐसे नहीं कि कोई आतंकवादी लोग अपने वेपन बनाने लग गए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी लाइसेंस रखा है कि भाई स्ट्रिक्ट लाइसेंस रखे हुए हैं। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, इंडस्ट्री में कुछ एक्सप्लोसिव आइटम्स केमिकल्स लगते हो गए, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। डेंजरस केमिकल्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स जो फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ होते होंगे या कहीं डेली यूज़ में होते होंगे, डेली यूज़ में क्यों डेंजरस हो गया, बट फिर भी जो भी डेंजरस केमिकल्स है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, पहले पब्लिक सेक्टर हर जगह था, मतलब पब्लिक सेक्टर रोड बनाने में, आपकी ब्रेड आपके घर तक पहुंचाने में, कपड़े बनाने में, हर एक चीज़ में पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व था, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उसे ख़त्म किया गया। और मतलब सब्जेक्ट्स जितने देखो, मेन इसमें बताऊँगा, इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 to 8। पहले 17 काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर इंडस्ट्रीज़ बनी हुई थी। सब्जेक्ट्स का क्या मतलब हुआ कि मान लो एक स्टील की इंडस्ट्री होगी, एक शायद फूड आइटम की इंडस्ट्री होगी, थर्ड क्लोथ की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, फोर्थ किसी ऐसी टाइप की इंडस्ट्री होगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट ने उसके ऊपर मोनोपोली रखी हुई थी कि भाई हम ही बना सकते हैं। और वो उस चीज़ को ख़त्म करके मतलब 17 ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसके ऊपर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ काम करती थी, वो 17 से 8 की गई। 17 से वो 8 की गई, एंड फर्दर वो और कम करके उसे 3 कर देगा। सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ है जिस पर गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, एंड दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक मतलब भाई ऐसे थोड़ी कोई न्यूक्लियर बॉम्ब, तो भाई कोई बंदा, कुछ बंदों ने बोला कि चलो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं, घर पे ही शुरू हो गए। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने एटॉमिक एनर्जी के ऊपर जितना भी सब कुछ चल रहा था, तो वो भी गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखा। ठीक है, रेलवे सेक्टर, आज भी रेलवे के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सीज होती है। रेलवे गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, क्यों? ताकि एक चीप ट्रांसपोर्टेशन मिल सके टू ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास? डिफेंस इक्विपमेंट्स, गवर्नमेंट ने डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने वाली जो भी मतलब एक सब्जेक्ट था इंडस्ट्री का, वो भी अपने पास ही रखा। ओके, डी रिजर्वेशन ऑफ द प्रोडक्शन एरियाज, कुछ मतलब अच्छे अच्छे रीजन्स जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब्स को भी चाहिए थे, वो ऐसे ऐसे जो पर्टिकुलर एरिया था, रीजन था, उसे गवर्नमेंट ने रिजर्व कर रखा था। क्यों? ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आपको पता है जहाँ पे मतलब कम लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ करते हैं। ये मतलब बहुत लेम एग्जाम, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूँ तो, जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक टेलर और टेलर के साथ करीब 5 बंदे, वो सारे एक जगह काम कर रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक बिल्डिंग दे दी बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस लोकेशन में। वेर एज इंडस्ट्रीज़, जो बिग इंडस्ट्रीज़ थी, टाटा बिरला, उनको लगता था भाई यार क्या है यार, नहीं इसके लिए इतना बढ़िया जगह दे दी और हमारे को कहाँ रखा है। मतलब वो चीज़ भी जो एक रिजर्व कर रखे थे ना गवर्नमेंट, स्पेशल रीजन्स, वो भी ख़त्म कर दिए। राइट। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, पहले क्या होता था ना, अब आपको मान लो आप 10 चप्पल बना रहे हो, ठीक है, अब आपको लगता है कि भाई मैं 10 से 100 चप्पल बनाऊंगा। अब आपको 100 चप्पल बनाने जाना है तो भाई आपको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, बोले भाई साहब देखो, ऐसा भी हम आज तक हम 10 बनाते थे, अब मुझे 100 बनाना है। तो गवर्नमेंट बोलती थी भाई देखो, आपको ये पेपर, वो पेपर, ये पेपर, मतलब बहुत ज़्यादा लीगैलिटीज़ का सिस्टम था, बहुत ज़्यादा परमिट राज टाइप की सिस्टम था उस टाइम भी। उसके आई मीन अपना जो एक्सपेंशन, प्रोडक्शन कैपेसिटी जब एक्सपैंड करनी है उसके लिए। ओके, फ्रीडम टू इम्पोर्ट द कैपिटल गुड्स, पहले मान लो आपको पता है कि अमेरिका में एक बहुत अच्छी मशीन बनती है जिससे कार्स बन सकती है। ठीक है, एक बहुत अच्छी मशीन है जिससे कार्स बन सकती है। तो आप जब मान लो 1991 के पहले, जब इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी, उससे पहले आपको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था, वापस पूछना पड़ता था भाई साहब एक गाड़ी बनाने की मशीन है, हम वो उसे ला सकते हैं, फिर गवर्नमेंट के ऊपर है वो हाँ करे मना करे। वेयर एज आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आपके पास फुल फ्रीडम है, आप फॉरेन कंट्री से कुछ भी, कोई भी कैपिटल गुड, मतलब कोई भी मशीनरी इंडिया में ला सकते हो फॉर द फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमने बात कर ली, अब आएंगे हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में। ठीक है, पहली बात क्या है हमारे पास? आरबीआई का पहले एक फंक्शन होता था रेगुलेटरी फंक्शन, रेगुलेटरी से वो फैसिलिटेटर बन गया। फैसिलिटेटर में क्या क्या इनके पास है, मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ इफ़ इट्स विजिबल। ठीक है, पहले क्या करता था आरबीआई, जो इंटरेस्ट रेट होता था वो पहले फिक्स करता था। वेयर एज आज के टाइम पे जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो मार्केट फोर्सेस खुद एडजस्ट करती है। मतलब इट्स लाइक पहले गवर्नमेंट ने रखा हुआ था कि भाई आपने अगर बैंक, मान लो अगर आप इट्स लाइक अगर आप लोन लेते हो तो आपको करीब, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, मान लो पहले गवर्नमेंट ने फिक्स किया था आप लोन लेते हो आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा।
ठीक है। वेर एज आज के टाइम में ऐसा है कि भाई ये वाली कंपनी ये वाला बैंक इतना इंटरेस्ट दे रहा है, दूसरे वाला कम दे रहा है, तो वो उनके बीच में अपना मार्केट कंपटीशन होता था, और तब जाके एक रेट डिसाइडेड होता है कि लोन पे कितना रेट होना चाहिए। पहले सारा गवर्नमेंट के हाथ में था। ओके। थर्ड इज़ प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बैंक। पहले आपको पता है इंदिरा गांधी के टाइम पे नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक हो गया था, ठीक है, कि गवर्नमेंट के जो बैंक्स थे वो गवर्नमेंट के पास आ गए थे। वेर एज 1991 में जो सारे गवर्नमेंट के पास बैंक आए थे उसको वापस प्राइवेटाइज किया गया, वापस प्राइवेट प्लेयर्स के पास वो बैंक्स दिए गए, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट्स लाइक एक बंदा बैठा है अमेरिका में, वो किसी इंडियन कंपनी के शेयर खरीदता है, दैट इज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। उसके उसकी जो पहले थे ना, वेट वेट लेट्स गो हियर, फाइनेंशियल मार्केट टू। पहली बात ये है कि इसने फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउड नहीं था बिफोर 1991, कोई भी फॉरेन आदमी इंडिया की किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकता था, पहले उसे अलाउ किया गया, ठीक है। फॉर द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द बैंक, पहले एक लिमिट भी रखी गई थी, दैट वाज अबाउट 74% वॉज रेज, मतलब हाँ, पहले की जो लिमिट थी उसे रेज करके 74% किया गया। और ईज़ ऑफ एक्सपेंशन, देखो पहले ना बैंक्स वगैरह को बहुत ज़्यादा टफ हिसाब किताब होता था एक्सपैंड करने का, वेरएज अब वो और आसान कर दिया गया। मैंने कहा ना कि मतलब चीज़ों को बहुत ईजी किया गया फॉर द फर्दर ग्रोइंग ऑफ बिजनेसेस। बैंक का एक्सपेंशन भी ईजी कर दिया, दैट्स इट। सी दीज आर द, ये डिमोनेटाइजेशन का पैराग्राफ है, आई विल डू इट इन द एंड, और इफ़ यू वांट दीज काइंड ऑफ पैराग्राफ्स, या तो फिर मैं ना इसे अलग से ही एक वीडियो बना दूंगा अबाउट दिस। या लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, टैक्स रिफॉर्म्स। पीछे हमने फाइनेंशियल, वेट व्हाट जस्ट, ओके हाँ, पीछे हमने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पढ़े, यहाँ पे हम टैक्स रिफॉर्म्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अलग है ये तो। पहली बात तो फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, मैंने कहा बॉक्स पे ध्यान देना, इट रेफर्स टू द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। कितना गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है और कितना गवर्नमेंट खर्च रही है, इसका उसके ऊपर जो पॉलिसी बनती है उसे फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। ये गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में आपके पास आएगा, एंड दैट इज़ इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स अगैन, ठीक है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना जो मैं आपको बोल रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो जेनुअनली मैक्रो इकोनॉमिक्स में, टेंशन नहीं लो, वहाँ पे और एलैबोरेशन में मिलेंगे और इजीली एक्सप्लेन हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। ओके, पहली बात यहाँ पे बताया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू द अदर। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आर दोज टैक्सेस द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड टू द ऑन टू द अनदर पर्सन। ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में अवेलेबल है, तो इसलिए मैं इसको इतने डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब हम बात करेंगे जो रियल कंटेंट है यहाँ पे, ठीक है। बिफोर 1991, अर्लियर, जो 1991 से पहले, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से पहले, जो टैक्स स्ट्रक्चर होता था वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता था, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा होता था, मतलब आम आदमी से बहुत ज़्यादा, आम आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज किया जाता था। बट आफ्टर दिस 1991 पॉलिसी, पहली बात तो क्या हुआ, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर। पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता था उसे सिंप्लीफाई किया गया, और दूसरी बात जो टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हाई रखे होते थे उसे कम कर दिया गया। ओके, यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स, इसको भी याद करना क्योंकि ये लेटेस्ट है। ये यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स है वो आया इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूनिफाइड टैक्स आगे एक ये पॉइंट आ जाएगा। इट वाज समथिंग लाइक इट वाज पास्ड इन 2000, द बिल वाज passed in 2016 and came into effect on July 2017. This is not at all important, but जो मैंने ये चीज़ें बोली है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। अब क्या क्या पढ़ लिया हमने, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, दूसरे थे हमारे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, थर्डली दिस टैक्स रिफॉर्म्स, एंड फोर्थली वी आर स्टडिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स क्या होते हैं, मतलब पहली बात ना, मैं बहुत इजी वे में समझाता हूँ आपको। पहले क्या होता था, $1 में हमें कम रुपीज़ मिलते थे। अब क्या होने लगा, आफ्टर दिस हमने डिवैल्यूएशन की अपनी करेंसी की। डिवैल्यूएशन वाज द फर्स्ट स्टेप इनिशिएटेड इन दिस रिगार्ड इन 1991। डिवैल्यूएशन के पहले तो आपने फॉरेन एक्सचेंज के नीचे हेडिंग डालनी है, पहले तो डिवैल्यूएट की हमने करेंसी, ठीक है। डिवैल्यूएशन का क्या मतलब है, $1 में आपको ज़्यादा रुपीज़ मिलेंगे। $1 में ज़्यादा रुपीज़ का क्या मतलब है, $1 में ज़्यादा गुड्स मिलेंगे, ठीक है। एक ज़्यादा रुपीज़ होने का मतलब क्या है, ज़्यादा गुड्स मिलेंगे हमें, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर मान लो एक फ़ॉरेन आदमी को दिख रहा है कि भाई इंडिया में तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती है, यहाँ पे तो हमारे $1 से हम बहुत सारे गुड्स खरीद सकते हैं, हमें $1 से बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है।
तो वो क्या करेगा, उसको वो इंडिया से चीज़ें ले जाएगा अपनी अपनी कंट्री में। उस इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, किसी कंट्री से चीज़ बाहर ले जाने? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट बढ़ेंगे इंडिया के और इम्पोर्ट कम हो जाएंगे। जब इंडिया में रहने वाले आदमी को रियलाइज़ होगा कि भाई अगर मैं अमेरिका से कुछ भी चीज़ मंगा रहा हूँ तो भाई मेरे को तो बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे ड्यू टू दिस डिवैल्यूएशन, तो उससे वो इम्पोर्ट्स भी उस कंट्री के कम हो जाएंगे। ठीक है। फर्दर द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट्स। सीधी सी बात है, फॉरेन करेंसी की वैल्यू क्यों अप्रिशिएट होगी? क्योंकि $1 में आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग कौन सी हुई करेंसी? वो ना जिसके बदले आपको ज़्यादा रुपीज़ मिल रहा है। मतलब कहा नहीं जाता कि इंडिया की करेंसी वीक हो रही है, 80 रुपीज़ पहुँच, $1 में $80 पहुँच रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज वीक करेंसी। हमारी हमारी करेंसी अभी वीक हो रही है। मान लो एक टाइम अगर ऐसा आ गया कि ₹1 में अगर 40 नहीं, $1 में अगर 40 रुपये मिलने लग गए, तो हम क्या कहेंगे, अपनी हमारी जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो गई। मैंने एक एग्जांपल दिया आज के कॉन्टेक्स्ट से। अगेन ये जीएसटी वाला मैं आपको एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। वो डीवैल्यूएशन के ऊपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से दी हुई है इस पैराग्राफ में। इफ़ यू चलो मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ एक बार। डिवैल्यूएशन इम्प्लाइज लोइंग द वैल्यू ऑफ करेंसी इन रिलेशन टू द करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। वही बात, डिवैल्यूएट कर दी करेंसी, इंडिया की करेंसी की वैल्यू कम कर दी एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स करेंसी, मतलब डॉलर। ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली एज अ डॉलर और अ ब्रिटिश पाउंड कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर मोर रुपीज़ दैन बिफोर। अब ज़्यादा रुपीज़ आने लग गए। ठीक है। बाय मोर गुड्स इन इंडियन मार्केट। अब देखो, एक फॉरेन वाला बंदा ज़्यादा गुड्स खरीद सकता है इन द इंडियन मार्केट। This is expected to increase the import and decrease the export. It is supposed to be increase the export and decrease the import. वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की वो यहाँ पे प्रॉपर एलैबोरेटेड फॉर्म में लिखी हुई है। ओके। Followed by the devaluation of 1991, India opted for the floating exchange rate. पहले हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज, आई थिंक, वेट अ सेकंड, यहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट लिखा लिखा होगा। हाँ ठीक है। हमने दूसरी चीज़ क्या की, पहली बात तो डिवैल्यूएशन की, सेकंड हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के ऊपर गए। अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होगा, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं आपको भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, बाकी डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है कि सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग आपकी कंट्री की करेंसी की वैल्यू इवेल्युएट की जाती है। अब आपको समझ नहीं आया तो जस्ट अभी यहाँ पे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट याद रखो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल में होगा, बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि ऐसा 5 मिनट का टॉपिक है नहीं। आई मीन ये 10 सेकंड का भी नहीं है, नेवर माइंड। ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है, मैंने बस 10 सेकंड में आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके। इंटरनेशनल वो ये मार्केट फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस सप्लाई डिमांड के ऊपर होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। परफेक्ट। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। अब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म पॉलिसी रिफॉर्म्स के ऊपर अब हम जाएंगे। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म में क्या हुआ, क्या मतलब किस जगहों पे हमने फोकस करना था ट्रेड एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स के ऊपर, हमें क्यों इन पॉलिसीज़ की ज़रूरत थी? पहली बात क्या था, हमें अपनी जो कंपेटिटिवनेस थी वो इंक्रीज़ करनी थी, इक्वालिटी थी जो प्रोडक्ट्स की वो इंक्रीज़ करनी थी, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए था। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट? न्यूज़ में भी बहुत होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए इंडिया को। मतलब फॉरेन की कंट्रीज़ जब इंडिया में मैकडॉनल्ड्स खोलेगी तो मैकडॉनल्ड्स में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आम आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। आम आदमी कैसे, मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जब एक मैकडॉनल्ड्स खुलेगा तो वहाँ पे वेटर हो गए, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट हो गए, वो कंपनीज इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी। इसे कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है। ब्रिंगिंग एफिशिएंट फॉरेन टेक्नोलॉजी इनटू द कंट्री, इनटू द इकॉनमी। हम लोग टेक्नोलॉजी हमें चाहिए थी, हमने इसलिए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स भी लाए। ठीक है। यहाँ पे मैं अपने सीक्वेंस में आपको एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किस तरीके के काइंड ऑफ रिफॉर्म्स लाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, डिसमेंटलिंग ऑफ द क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन होते कौन से है? पहली बात, क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जैसे कोटा रखा जाता था ना कि भाई हम एक साल में सिर्फ 10 गाड़ी इंपोर्ट करेंगे तो 10 ही करेंगे, इससे ना हम एक ज़्यादा एक कम। दिस इज़ कॉल्ड एज क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। पहली बात हम क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। सेकेंडली हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ द एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। पहले क्या होता था, मान लो हम इंडिया के लोग अगर कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, मान लो मेरे पास सेब बहुत ज़्यादा है,
मैंने सोचा कि चलो सेब ऐसा करते हैं, अमेरिकन लोगों को देंगे हम। तो अमेरिका को जब मैं जाऊंगा ना इंडिया के पोर्ट पे, मैं मुंबई जाऊंगा, बोलूंगा भाई साहब लोड करो शिप मेरे सेबों से, वहाँ पे गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट बोलेगी भाई तू टैक्स दे अगर तूने यहाँ से बाहर जाना है। दिस इज कॉल्ड एज द एक्सपोर्ट ड्यूटीज। बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन किया मैंने आपको, ठीक है। हमने अब क्या हुआ, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज थी, जो मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता गवर्नमेंट को अपनी गाड़ी लोड करके अमेरिका ले अपनी शिप लोड करके अमेरिका ले जाने का, अब वो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। Secondly, third point is the removal of the import licensing. Wait, abolish except in the case of hazardous and environmentally sensitive industries. हाँ, बस इसमें क्या किया है, मैंने आपको पहले बताया था, कुछ कैपिटल गुड्स आपने अगर इधर लाना है, इंडिया में लाना है, आपने कोई मशीन लानी है जो गाड़ी बनाती है, तो उसे लाने के लिए भी आपको पहले कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज़ लेनी पड़ती थी। गवर्नमेंट वहाँ पे रुक जाती थी मुंबई में, आपको बोलती थी भाई साहब ये क्या उतार रहे हो आप, आपको इसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स हो रहा था उस टाइम पे। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ भी आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हटा दी, बट उन्होंने एक एक्सेप्शन रखी कि भाई आप हजार्डियस और इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़ तो नहीं कोई खोल रहे। ऐसा चलो अभी तो गाड़ी खोल रखो, गाड़ी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो आप कुछ ऐसी चीज़ बनाओ जिससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकले या कुछ ज़्यादा इन्वायरमेंटली डैमेज करे किसी चीज़ को, हाँ कुछ ऐसी अगर चीज़ें हैं तो उसके ऊपर तो हम आपके ऊपर अभी भी लाइसेंसिंग करेंगे, अभी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। दिस दिस वॉज द केस ऑफ दिस रिमूवल ऑफ द इम्पोर्ट लाइसेंसिंग वाला पॉइंट, ठीक है। रिडक्शन इन द टैरिफ क्या होता है, चाइना से अगर इंडिया में मोबाइल फ़ोन आता है, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। वो तब जाके मतलब टैक्स लगता है जो चाइना के, मान लो किसी बाहर वाली कंट्री से कोई चीज़ अगर इंडिया में आ रही है और इंडिया की गवर्नमेंट उस चीज़ पर टैक्स लगाए, उसे टैरिफ कहा जाता है। आपने सुना होगा कि, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूँ कि रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जिसमें कहा जाता है कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर टैरिफ बहुत बढ़ा दी। टैरिफ का क्या मतलब है, मान लो चाइना से कोई 10 रुपये की चीज़ आई, इंडिया ने उसके ऊपर 30 रुपये का टैक्स लगा दिया। इंडिया के अब आम आदमी के लिए वो 40 रुपये की होगी। जो ये 30 रुपये का अमाउंट है ना बीच में, दिस इज़ कॉल्ड टैरिफ, ठीक है। ये भी हो गया। लेट्स, और हाँ वही बात, जो ये वाले पॉइंट्स हैं ना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स के, वो यहाँ पे और डिटेल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। यू कैन जस्ट रीड देम फ्रॉम हेयर। रुक जाओ भाई साहब, हाँ ओके। प्राइवेटाइजेशन, अब पहली बात प्राइवेटाइजेशन होती क्या है, नहीं मैं आपको इसलिए रिपीट नहीं कराने वाले पॉइंट्स ऊपर वाले, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ये एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। Privatization is the process, wait a second, हाँ, privatization is the process of involving the private sector in the ownership of the operation of state owned enterprises। क्या समझ आया इससे, जो प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर और जो प्राइवेट कंपनीज है या प्राइवेट, मान लो आम आदमी है, एक बिजनेसमैन को बोले, देखो गवर्नमेंट गई बिजनेसमैन के पास, को और बिजनेसमैन को बोला कि भाई देख हमारे पास ना, एक गवर्नमेंट बोलती है मेरे पास ना एक जूस बनाने की फैक्ट्री है, ऐसा कर भाई बिजनेसमैन तू इसे खरीद ले। तो गवर्नमेंट के पास की जो ओनरशिप थी, जो इक्विटी थी, वो सारी उस बिजनेसमैन को बेच दी गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट के पास थोड़े बहुत पैसे आ गए उससे। मतलब कहने का मतलब है गवर्नमेंट के ने जितने भी ओनरशिप थी, जितने भी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ओन करती थी, वो गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स को दे दी और बिजनेसमैन को बेच दी, बस। शार्क टैंक आप लोग देखते हैं, इक्विटी कैसे अरे परे जाती है, वो मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया, ठीक है। इट एम्प्लाइज द ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप स्लैश मैनेजमेंट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। वही बात है, गवर्नमेंट की जो ओनरशिप थी वो ख़त्म होने लगी थी, ठीक है। अब ये दो तरीके से हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था गवर्नमेंट ने, आउटराइट द सेल ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज टू द प्राइवेट प्लेयर, डायरेक्टली चीज़ बेच दी। गवर्नमेंट के पास एक जूस फैक्ट्री थी, गवर्नमेंट ने सीधा बोला भाई बिजनेसमैन भाई सुन ऐसा कर, इस फैक्ट्री को तू खरीद ले। और बिजनेसमैन बोला हाँ भाई ठीक है मैं खरीद लूँगा, पूरी की पूरी फैक्ट्री बिजनेसमैन की। सेकंड थिंग क्या हुई, विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड एंटरप्राइजेस। कई SJVN आपने सुना है, SJVN बहुत ज़्यादा मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के साथ डील करता है। तो SJVN इज़ कंबाइंड ऑफ गवर्नमेंट एंड अ प्राइवेट सेक्टर, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट सेक्टर। मतलब एक गवर्नमेंट प्लस एक प्राइवेट प्लेयर कंबाइन हुए हैं, तब जाके SJVN बना है। तो मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे SJVN आज भी ऐसा ही है और कल भी ऐसा ही रहेगा, आई डोंट नो कब तक। एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में हम आते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, SJVN को बोला भाई सुन ऐसा कर भाई, मैं तो बाहर निकल रहा हूँ, ठीक है, तू अपनी पूरी कंपनी संभाल, अब तू ओनर है, ठीक है। गवर्नमेंट फिर उससे बाहर आ गई। तो दिस इज कॉल्ड एज द विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड एंटरप्राइजेज। मिक्स्ड एंटरप्राइजेज ये होते हैं जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट साथ में होती है, ओके। व्हाट इज दिस,
freedom, private check and control. I just leave this. Okay. Coming back to this topic. Don't confuse liberalization with the laissez-faire. पहली बात, लिबरलाइजेशन क्या होती है, लेजिस-फेयर क्या होती है. जो लेजिस-फेयर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट. देखो, आप डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हो, बट मैं आपको बहुत ज़्यादा इजी वे में बस समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है. लेजिस-फेयर एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का काम सिर्फ डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, ये चीज़ें देखना होता है. और गवर्नमेंट इकोनॉमी में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है. गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं देती कि उस कंट्री के गरीब लोग सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, क्या कंडीशन है. गवर्नमेंट इस चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देती. गवर्नमेंट सिर्फ दो चीज़ों पे ध्यान देती है, दैट इज़ डिफेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर. वेर एज जो हमारे पास लिबरलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन इतनी एक्सट्रीम नहीं है. वेर एज गवर्नमेंट अलाउज द ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी. गवर्नमेंट थोड़ी आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम देता है. मतलब गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी से हटा. गवर्नमेंट की आज भी गवर्नमेंट के पास मुद्दे यही है कि गरीब को बेनिफिट मिले. मतलब लेजिस्फेयर इज़ अ वेरी एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट. लेजिस्फेयर को फ़र्क नहीं पड़ता. लेजिस्फेयर बोलती है सिर्फ गवर्नमेंट डिफेंस और लॉ एंड ऑर्डर देखेगा. वेर एज लिबरलाइजेशन इतनी एक्सट्रीम नहीं है. मतलब देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब यही है, अबॉलिशिंग द लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशंस और अबॉलिशिंग द लिमिट्स ऑन द प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म. मतलब इतना वो हिसाब किताब नहीं है कि सब कुछ ही छोड़ देगी गवर्नमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी से बिल्कुल ही बाहर आ जाएगी. लिबरलाइजेशन इतनी रेडिकल नहीं है. वेर एज जो लेजिस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा रेडिकल है. ओके. बाकी डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हो, इसमें पॉइंट्स बना सकते हो. ओके. डिसइन्वेस्टमेंट वही चीज़ है जो मैंने आपको ये हिसाब किताब बताया था ना, SJVN से गवर्नमेंट निकल जाएगी. जो ये SJVN से जब गवर्नमेंट निकलेगी उस प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है. वेर एज डिसइन्वेस्टमेंट ऐसा भी कह सकते हो, हाँ यही है. ये भी हो सकता है गवर्नमेंट बोलेगी देखो ये SJVN है, ये गवर्नमेंट है, ये साथ में है, ये प्राइवेट प्लेयर है और एक गवर्नमेंट है, ये साथ में आए हुए हैं. और गवर्नमेंट बोलेगी किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन को, भाई ऐसा कर, मेरी जगह तू इसके शेयर संभालने लग जा, तो वो हो जाएगा. वो डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है. ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो टेंशन मत लो. मतलब एट द एंड ऑफ द डे जब आप बोर्ड्स के लिए जाओगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, ठीक है. नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, हमें प्राइवेटाइजेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड 5 ईयर प्लान में PSU क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होते थे वैसे, जहाँ तक मुझे याद है. हाँ बस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, हाँ PSCs और PSUs एक ही चीज़ है. यहाँ पे भी ये लिखा है. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है. फर्दर आगे जाके क्या हुआ, जो ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे इसने हमें हेल्प किया टू डाइवर्सिफाई आवर इकोनॉमी फ्रॉम 1951 टू 1991. इट जस्ट प्रोवाइडेड अस द बेस. एक होता नहीं, एक फाउंडेशन बन गया था जो गवर्नमेंट ने जो ये PSUs बनाए थे, इससे जो फर्दर बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसके लिए एक बहुत अच्छा बेस मिल गया था हमें, ठीक है. ये सब कुछ जो ये डाइवर्सिफिकेशन फर्दर हो पाई इन 1951 टू 1991, ये बस PSUs की वजह से ही हुई. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल सेक्टर से लोग जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आए वो भी PSUs की वजह से ही आए, ठीक है. इससे GDP ग्रो की. और हाँ, हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ एट दैट टाइम ऑफ नवरत्नाज. ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, इसको रुक जाओ. ग्रेजुअली क्या हुआ, जो भी सारे PSUs थे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये लॉसेस में आने लगे. यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ गवर्नमेंट को, थोड़े गवर्नमेंट को लॉसेस वगैरह झेलने पड़े. कैसे लीकेजेस हुए, इनएफिशिएंसी की वजह से, करप्शन की वजह से गवर्नमेंट को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी PSUs के बारे में. और इन 1991 गवर्नमेंट ने फाइनली डिसाइड किया, भाई ये करप्शन बहुत हो रहा है, इनएफिशिएंसी बहुत है, लीकेजेस बहुत हो रहे हैं. ऐसा करते हैं हम लोग, ये जो सारे PSUs है इनको बेचना स्टार्ट कर देते हैं. वेर एज गवर्नमेंट ने एक चीज़ डिसाइड की, जो नवरत्नाज है, नवरत्नाज को हम नहीं बेचेंगे, नवरत्नाज हम अपने पास रखेंगे, ठीक है. हाउ इनएफिशिएंसी ऑफ नवरत्नाज, यही बात है, बस नवरत्नाज हम अपने पास रखेंगे. अपग्रेड टू द वर्जन ऑफ द, हाँ. और इन्होंने ये चीज़ सोची थी, जो हम नवरत्नास को हम इस तरीके से डेवलप करेंगे कि हम इन्हें इंटरनेशनल प्लेयर्स बनाएंगे. जैसे इलॉन मस्क की नासा नहीं भाई, इलॉन मस्क की SpaceX है, इलॉन मस्क की टेस्ला है. इन्होंने भी, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो कुछ हमारी ऐसी जो PSUs है जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, इसको हम मल्टीनेशनल प्लेयर्स बनाएंगे, ठीक है. अब हम बात करते हैं कौन, अरे ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ ठीक है. इट इज़ अ टर्म derived फ्रॉम द 9 जूल्स इन द कोर्ट ऑफ द विक्रमादित्य हु वॉज द मैन ऑफ इमेंस एंड रेयर विजडम. ये सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, हिस्ट्री में नहीं जाना आपने, बस ये 9 जूल्स याद करना है.
derived from the 9 jewels, the court of कृष्ण विक्रमादित्य. इट्स ऑल ऑन यू, अगर आपने याद करना तो करो, वरना इंपॉर्टेंट नहीं है. बस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि महारत्नास कौन से हैं, नवरत्नास कौन से हैं और मिनी रत्नास कौन से हैं. पहली बात, महारत्नास एक अलग वैरायटी है. मैं नहीं कहता महारत्नास में पता नहीं बहुत सारे इंडस्ट्रीज आएगी, बट नहीं, पर्टिकुलरली दो इंडस्ट्रीज आती है अकॉर्डिंग टू योर बुक. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन. सेकंड इज़ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये सेल, ये टॉप पे है, मैंने यहाँ पे टॉप भी लिखा है, ठीक है. ये दो मेन है जो टॉप पे होता है. सेकेंडली इट्स द नवरत्नास. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या करती है, एक बार मैं आपको बहुत बेसिक आइडिया देता हूँ. ये डिफेंस, जैसे तेजस एयरक्राफ्ट बना है, वो इन्हीं के अंडर बना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर, ठीक है. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, एम टी एन एल और बी एस एन एल ने वैसे कंबाइन कर दिया. अब एम टी एन एल और बी एस एन एल एक ही चीज़ है. पहले पहले एम टी एन एल होता था, ये आपको देख के पता लग रहा है, वो पुराने फ़ोन वगैरह के साथ जो भी डील करना होता था वो ये करते थे. अब इन दो कंबाइन हो चुके हैं, ठीक है. मिनी रत्नास अलग. देखो नवरत्ना से आपको भी लगा होगा यहाँ पे 9 जूल लिखा है, देखो तो नवरत्नास 9 हो गए. 9 नहीं है, ये इतना ही है, ठीक है. ये बस इन्होंने एक काइंड ऑफ टाइटल दिया हुआ है, दो दो काइंड ऑफ उसको, दो पी एस यूज़ को, ठीक है. मिनी रत्नास कौन सा है, भारत संचार निगम लिमिटेड, बी एस एन एल. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी, ये एक मिनी रत्ना है. प्लस इंडियन रेलवे केटरिंग, आई आर सी टी सी, ये भी उसी एक मिनी रत्ना में आता है. मतलब रेलवे का जितना भी सारा चला हुआ है, संचालन चला हुआ है, वो भी सारा आज के टाइम पे गवर्नमेंट के पास है. एक पी एस यू है ये, ठीक है. एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ इन इंडिया, दीज एंटरप्राइज कोटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. गवर्नमेंट ने एक चीज़ कोट की है कि दीज पी एस यूज आर द एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ इन इंडिया. सेकंड क्या है, सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन पी एस यूज के थ्रू एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है. दिस वॉज द गवर्नमेंट का तर्क फॉर हैविंग दीज थिंग्स. इनिशियली थॉट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, पहले गवर्नमेंट को भी लगा कि इनको भी छोड़ देते हैं हम, इनको, इनसे भी हम डिसइन्वेस्टमेंट कर लेते हैं. बट गवर्नमेंट ने नाउ डिसाइडेड टू मेक देम अ ग्लोबल प्लेयर्स, जो मैंने आपको पहले बताया. अब इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इन्हें बेचेंगे नहीं, अब हम इन्हें ग्लोबल प्लेयर्स बनाएंगे, एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाएंगे. इन सब नवरत्नास को, इन सब जो महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्नास में के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज आती हैं, इन सबको, ठीक है. अब हम बात करेंगे गेन्स एंड लॉसेस की. ये बेस्ट पार्ट होता है हर एक उसका, ठीक है. अब क्या हमें गेन्स क्या हुआ है फ्रॉम दिस प्राइवेटाइजेशन. अब उसके बाद का पर्टिकुलर प्राइवेटाइजेशन, ठीक है. सबसे पहले क्या होगा, सेल्फ इंटरेस्ट. अब लोग सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर की वजह से ज़्यादा काम करेंगे. देखो आपने एक चीज़ देखी होगी, लोग जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं जनरली, उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मज़े वाली होती है. वो बस एक चेयर लगाते हैं, दो बच्चे होते हैं उनके पास पढ़ाने के लिए. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा, किसी रूरल और जंगल में कोई अगर कोई स्कूल होगा जहाँ पे बहुत कम बच्चे हो गए, वहाँ का, ठीक है. वहाँ पे क्या करेगा, 10 टीचर हो गए, बच्चे 3 हो गए गिन के, तो सारे टीचर 3 बच्चों को पढ़ा रहे हैं. तो मतलब उनकी लाइफ में मज़े ही मज़े है. कोई ना कोई कॉपी चेक करने की टेंशन, ना एग्ज़ाम की कोई टेंशन, कुछ भी नहीं. मतलब बहुत ईजी लाइफ स्टाइल. तो वहाँ पे ना, मतलब एक विल नहीं होती थी काम करने की. वैसे जब आप कहीं प्राइवेट स्कूल में जाओगे, वहाँ पे प्रिंसिपल ने सारी टीचर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया होता था. भाई देखो ये नहीं होना, वो नहीं होना, ये सब कुछ कंट्रोल में, अच्छा रिजल्ट चाहिए हमें हर साल. मतलब वो सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर काम करते थे ताकि ज़्यादा बच्चे आए. मतलब एक, समझ रहे हो ना आप, सेल्फ इंटरेस्ट, आप अपने सेल्फिश बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए. वेराज जब आप सोशल बेनिफिट, आप गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे, तो आप उतना ब्रेन नहीं यूज़ करोगे वहाँ पे. आपको पता है कि हर महीने इतनी सैलरी तो आनी है और गवर्नमेंट जॉब से कोई निकाल सकता नहीं है, तो आप कोई मेहनत नहीं करोगे. सो दैट्स वाई इट्स रिटन. वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं तो कहूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप कहीं पे भी लिख सकते हो. सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करता है ये प्राइवेटाइजेशन. सेकेंडली कंपटीशन लेड टू द अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द जो भी हमारे डोमेस्टिक मार्केट, जो भी हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स थे, जो डोमेस्टिक बिजनेसमैन थे, मतलब कंट्री के अंदर के बिजनेसमैन थे, उन्होंने मॉडर्नाइज़ किया अपने वे ऑफ प्रोडक्शन को और अपने अपने प्रोडक्ट्स को. और प्लस उन्होंने अपग्रेड किया टुवर्ड्स अ मोर एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल, ठीक है. लास्टली क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. जो प्रोडक्ट्स होते थे उन्हें और डाइवर्सिफाई किया. पहले मान लो, पहले एक फ़ोन, कंपनी की एक फ़ोन होती थी, याद करो एक टाइम नोकिया होता था. अब देखो कितने हज़ारों फ़ोन है. नोकिया को तो नाम भी भूल गए लोग, पता नहीं कितने कितने वैराइटीज़ के फ़ोन आ, कितनी कितनी कंपनीज आ गया, ओप्पो, रियलमी एंड वॉट नॉट. लास्ट पॉइंट, कंज्यूमर सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी का क्या मतलब होता है, इंडिपेंडेंस, और यू कैन से नो वन इज़ इंटरफेयरिंग इन टेकिंग डिसीजंस, ठीक है. कंज्यूमर के पास एक सॉवरेनिटी होती थी, कंज्यूमर की मर्जी होती थी कि हमें जो चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ कंज्यूमर डिसाइड करता था. मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको, रुक जाओ. कंज्यूमर सॉवरेनिटी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है.
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डिटरमाइंड बाय द कंज्यूमर्स चॉइस। एक कंज्यूमर के चॉइस की ऊपर प्रोडक्शन हो रहा है, समझ रहे हो आप? अगर आप कंज्यूमर हो, आप डिमांड करते हो कि मुझे रेड कलर के पेन चाहिए, तो फैक्ट्रीज रेड कलर के पेन बनाना शुरू करेगी। अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है, एप्पल की कंपनी देखेगी यहाँ पे बहुत सारा डिमांड है, एप्पल यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज खोल देगी ताकि एक सस्ता आईफोन सबके पास पहुँच जाए, ठीक है। एक दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। मतलब जो कंज्यूमर की चॉइस है उसकी ऊपर पूरी जो प्रोडक्शन है वो डिटरमाइन कर रही है, ठीक है। अब इसके लॉसेस क्या हुआ? सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी इज़ लेफ्ट ओनली फॉर द थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, ठीक है। जो एक सोशलिस्टिक पैटर्न था ना, कि मतलब हम वी लुक फॉर द वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी वन, मतलब मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, सोशलिज्म बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा सिंपल वे में कि सोशलिज्म क्या कहता है कि हर एक गरीब को केटर करो, हर एक इंडिविजुअल को केटर करो, हर एक सोसाइटी के आदमी को केटर करो। ये सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अब सिर्फ ये था कि जो आदमी, जिस आदमी के पास पैसा है वही आगे जा पाएगा, मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन इनकरेज द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन ने क्या किया? फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस को अलाउ कर दिया। इससे क्या होगा? बट इन द प्रोसेस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर दोज हु हैव द मीन्स टू बाय देम। अब देखो, जो जो मतलब अब देखो, जो गुड्स है वो सिर्फ उन्हीं के लिए बन रहे हैं जिनके पास पैसा है। मैंने ये आपको अभी पीछे भी बताया, ठीक है। मतलब ये कैपिटलिज्म की हार्श रियलिटीज़ है कि गुड्स सिर्फ उसी के लिए बनेंगी जिसके पास परचेजिंग पावर है, जिसके पास पैसा है, इन द वेरी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। ओके। जो अब देखो इसमें क्या होता है, जो एक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। अगर प्रोडक्ट्स, मान लो फैक्ट्रीज वगैरह सिर्फ एक रिच सेक्शन को केटर कर रही है, तो जो गरीब सेक्शन है वो बहुत बहुत सफ़र करेगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, ब्रेड अब 50 रुपये का आता है, एंड जस्ट इमेजिन अ फैमिली जो दिन का सिर्फ बहुत ज़्यादा कम अमाउंट कमा रही है, तो क्या वो अफोर्ड कर पाएगी एक ब्रेड ख़रीदना? तो मतलब दिस इज़ कॉल्ड एज कि हम लोग बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट जा रहे हैं, और हम ये जो एक परचेजिंग पावर वाला सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा इंडिया में अडॉप्ट हो चुका था। सिलसिला ट्रेजेडी, दिस इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट जहाँ तक मुझे याद है, ना दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ओके। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डेफिनेशन पे जाओ। ग्लोबलाइजेशन में देखो, पॉलिटिकल साइंस में भी ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन है, गलती से वो मत लिख के आना जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं। हम इकोनॉमिक्स के प्रोस्पेक्टिव से चलेंगे, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में भी डिफाइंड एज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग द ओपननेस, ग्रोइंग द इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड डीपनिंग द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। भाई ये 3-4 शब्द है, ये बार बार रिपीटेडली यूज़ हुआ है, तो इसको थोड़े ध्यान से याद कर, मतलब रट दो इस डेफिनेशन को, मैं तो कहूँ, ठीक है। इंक्रीजिंग द ओपननेस, ग्रोइंग द इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड डीपनिंग द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। देखो मैंने ना पॉइंट्स बनाए हुए कि फर्स्ट वाला क्या है, इंक्रीजिंग ओपननेस, सेकंड वाला क्या है, ग्रोइंग द इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, थर्ड वाला क्या है, डीपनिंग द इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस, ठीक है। ओके। Has like there will be unrestricted flow of goods and services, technology and expertise between India and the restaurant, not at all important. Globalization, in fact, is the outcome of the policy of the liberalization and privatization. इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? जो लिबरलाइजेशन है और जो प्राइवेटाइजेशन है, इनका रिजल्ट ग्लोबलाइजेशन होता है, समझ रहे हो? इट इज़ समथिंग लाइक, मैं अगर इक्वेशन बनाऊँ, लिबरलाइजेशन प्लस प्राइवेटाइजेशन इज इक्वल टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। At the international level, it is a process of bringing the world economy and the world economies and socially closer to each other in the manner such that each country becomes instrument to the process of global growth। मतलब ये यही कह रहे हैं कि हर एक कंट्री को एक दूसरे के क्लोज ला लो, और वो एक कंट्री की ग्रोथ की जगह ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। मतलब ये बातें ना बोलने में ज़्यादा अच्छी लगती है, पर इम्प्लीमेंटेशन इसका बहुत हार्श होता है। ओके। Moving on to outsourcing, one of the most important blue box of your entire book भी मैं कह सकता हूँ। entire book, सुनो मेरी बात, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बात, क्या होती है आउटसोर्सिंग? दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब ग्लोबलाइजेशन होने के बाद जो आउटकम निकला है वो हमारे आउटसोर्सिंग भी है। इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ हायरिंग द बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। इट्स लाइक, ये इंडिया में आपने फ्रीलांसिंग का नाम सुना है?
क्या करता है, फॉरेन कंट्री में मान लो अमेरिका में कोई बंदा बैठा है, बिजनेसमैन बैठा है, उसको कुछ सर्विसेज चाहिए, उसको एक टी शर्ट डिज़ाइन करनी है, वो इंडिया में कॉल लगाता है, मतलब इंडिया में किसी भी फ्री लैंसिंग प्लेटफॉर्म को कॉल लगाता है, इंडियंस को बोलता है, इंडियन आदमी को बोलता है, जैसे ये मोहतरमा को बोलता है कि भाई सुन ऐसा है ना, एक मुझे टी शर्ट का डिज़ाइन बना के दे। तो फिर ये यहाँ पे फिर उस अमेरिकन बंदे को भेजती है कि हाँ भाई आपका डिज़ाइन हो गया, और अमेरिकन बंदा इससे पैसे देता है। दिस इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग। इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ हायरिंग द बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। बाहर से आप बिजनेस सर्विसेज हायर कर रहे हो। ओके ओके, मतलब ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मतलब फ्रीलांसिंग भी आप लिख सकते हो एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा। इंडिया इज emerging एज an important डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, पर्टिकुलरली BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉल सेंटर्स। देखो अपने ना कई सारे जितने भी कंपनीज हैं ना, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, एप्पल वगैरह, एप्पल, गूगल, इन्होंने ना जनरली जो अपने कॉल सेंटर्स हैं वो इंडिया में रखे हुए हैं, ठीक है। और इंडिया में क्यों रखा है? पहली बात, इंडिया में चीप लेबर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों इंडिया में रखे हैं, ये आगे पॉइंट्स है उसके बारे में। और प्लस इंडिया इज़ इमर्जिंग एज अ डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, क्योंकि और आउटसोर्सिंग का मतलब सिर्फ कॉल सेंटर नहीं है, जो ये लोग फ्रीलांसिंग करते हैं आज के टाइम पे, जो मतलब लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइंस भेजते हैं फॉरन, जैसे मैंने आपको टी शर्ट डिज़ाइन करने का एग्जांपल दे दिया, वैसे ही बहुत तरह की जॉब्स है। और इंडिया ही नहीं, इंडिया के साथ पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जितने भी सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी ये आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है अमंग द पीपल फॉर अर्निंग द मनी, ठीक है। अब इंडिया क्यों है, पहली बात, अब हम इंडिया में आएंगे। इंडिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अवेलेबिलिटी ऑफ द चीप लेबर। हमारे पास चीप लेबर है, हमारे पास लोग इतना महंगे में काम नहीं करते, हम सस्ते में काम कर लेते हैं यहाँ पे। लोग बोल रहा हूँ मैं, ओके, कई लोग, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अ रेवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज। अब जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो की है। आपने एक चीज़ देखा होगा इंडिया के बारे में, ये राइट। लास्ट क्या है? इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, मैंने खुद पॉइंट्स लिखे हैं, आप ये बिल्कुल लिख सकते हो। इंडिया की बेस्ट बात बताऊँ क्या है, कि इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे हर आदमी को मोस्ट प्रोबेबली, मतलब यू कैन से, वैसे इंडिया की अगर तो हम परसेंटेज वाइज जाए तो सिर्फ 10% पॉपुलेशन को इंग्लिश आती है, बट एंड दैट 10% इन 1.4 बिलियन इज़ अ ह्यूज नंबर, मतलब 100 मिलियन से ज़्यादा, मतलब अमेरिका से भी ज़्यादा स्पीकर्स आई थिंक अबाउट, मैं जस्ट एस्टिमेट कर रहा हूँ, नहीं इतना तो नहीं होगा बट हाँ बहुत ज़्यादा स्पीकर्स, राइट। स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि इंडिया में आउटसोर्सिंग क्यों हो रही है। पहली बात, यहाँ पे ना पॉलिटिकल इन्वायरमेंट स्टेबल है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर तीसरे दिन आर्मी आ रही है, फिर कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, ऐसे कोई सिविल वॉर हो रही है, ये सब कुछ इंडिया में नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम है। देखो मैं नहीं जाना बीजेपी कांग्रेस में, मैं बस बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल रिलेटिवली स्टेबल है, मतलब यहाँ पे झगड़े नहीं होते, लड़ाई बिल्कुल हाथ हाथ पैर नहीं में भी नहीं आ जाते मारने के लिए, ये नॉर्मल डिबेट्स में सब कुछ चीज़ें होती है ना, मतलब प्रॉपर पॉलिटिकल वे, पॉलिटिकल ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन रहता है, ठीक है। पॉलिसी स्ट्रैटेजीज प्रमोटिंग द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। पॉलिसी स्ट्रैटेजीज, व्हाट इज दिस एक्चुअली? किस इक्विटी लिमिट, हाँ देखो, हमने ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से की। पहले हम क्या करते थे, जो इक्विटी लिमिट रखी थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, जो फॉरेन लोग इन्वेस्ट कर सकते थे, जो FII वाला कंसेप्ट था ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये कुछ वही है। जो पहले 40% होता था वो आज के टाइम में 51 से 100% के बीच कर दिया गया है। अगर आप किसी फॉरेन बंदे को इन्वेस्ट करना है इंडिया में, वो करीब 51 से 100% शेयर भी खरीद सकते हैं किसी कंपनी के, ठीक है। However, the foreign exchange market (FEMA) has been enforced. Compliance to FEMA has been accorded to the higher priority. भाई किसी काम का नहीं है ये पॉइंट, आपको इतना ही याद करना है, ठीक है। एंड दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर यू, ओके। और दिस इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो एग्जाम में जहाँ तक मुझे याद है आया नहीं है बहुत टाइम से। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। अब पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी क्या प्रोसेस है, ये भी जहाँ तक मुझे याद है, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी क्या है, मतलब मान लो आप बैठे हो इंडिया में, आपको अपने रुपीज़ डॉलर में कन्वर्ट करने हैं, एकदम करने हैं, तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्विकली होना चाहिए, क्विकली हो, इसको हम पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी कहते हैं। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन रुपीज़ हैज़ बीन अलाउड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। किस किस ट्रांजैक्शंस के लिए आप अपने रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कुछ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के अगर आपने काम करना है तो उसके लिए आप अपने करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड इन्वेस्टमेंट, मतलब ये भी सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपने अगर इंटरेस्ट देना है, मतलब इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, या डिविडेंड और ऑन इन्वेस्टमेंट, मान लो डिविडेंड, आप मान लो प्रॉफिट अगर आपने कुछ अरे परे करना है, उसके लिए भी आपको, आप उसके लिए भी कन्वर्ट कर सकते हो अपने रुपीज़ को। रेमिटेंसेज टू द फैमिली,
टू मीट द फैमिली एक्सपेंसेस। मान लो कोई फॉरेन, मान लो कनाडा में बंदा बैठा है, आई मीन कोई बंदा बैठा है, वो क्या करता है, डॉलर में पैसे कमाता है, वो इंडिया में भेजता है। तो इंडिया में मम्मी वगैरह ऐसे थोड़ी जाएगी दूध वाले के पास $1 का नोट लेगी कि भाई भैया जी दूध दो इसका। अब ऐसा होगा ना कि उसे कन्वर्ट तो करने पड़ेंगे ना घर घर वालों को, कि जो डॉलर्स आए डॉलर्स को रुपीज़ में। तो ये भी पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी के केस में आएगा। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी एट द मार्केट प्राइस। वही बात है, सेल एंड परचेज ऑफ द मार्केट प्राइसेस, मतलब डॉलर को आप रुपीज़ में कन्वर्ट करो, रुपीज़ को आप डॉलर में कन्वर्ट करो, दैट इज़ पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। In the conformity with the economic reforms, the foreign trade policy is enforced for a longer duration. पहले ना जो हमारी जो एक ट्रेड पॉलिसी होती थी वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन की होती थी, और एक तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी उस टाइम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी की तरफ होते थे। वेराज अब ये थोड़े लॉन्ग टर्म होने लगे। हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या हुआ, मतलब आपने फॉरेन कंट्रीज़ के साथ आपने ट्रेड करना है, ये जो पॉलिसीज़ है अब इनके ऊपर फोकस किया गया। पहले इतना सब कुछ नहीं होता था, पहले एक क्लोज इकॉनमी होती थी। पहले नहीं सोचना होता था किसके साथ ट्रेड करना है किसके साथ नहीं। पहले होता था कि भाई जो सब कुछ, मतलब इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, कि मान लो चाइना से बहुत ज़्यादा हमें टॉयज़ आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या बोलती थी, भाई सुनो ऐसा करो, तुम इस टॉयज़ को एक सेकंड के लिए साइड रखो, तुम खुद ये टॉयज़ इंडिया में बनाना स्टार्ट करो, हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड एज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। ये चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन इन द टैरिफ। अब उसके बाद क्या हुआ, टैरिफ जो बहुत ज़्यादा हाई होते थे वो कम किए गए, पहले भी एक्सप्लेन किया। विड्रॉल ऑफ द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, जो कोटा होता था पहले, कोटा रखा जाता था कि इतनी मशीन आएंगी इंडिया में, वो भी कम कर दिया गया। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स एंड द सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म डज नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेटिव एक्शन। अब आप सोच रहे होगे ये क्या पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे घुसा दी। जो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स है उसके लिए मतलब लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, मतलब बिल पास नहीं करना पड़ता था लोकसभा में, वो डिबेट नहीं होती थी, कोई होता नहीं पहले बिल बनते हैं, जैसे ये जो भी CA वगैरह पास हुआ था, 370 पास हुआ था, ये सब कुछ इतना स्यापा नहीं करना पड़ता। जो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स है वो बहुत इजीली इंप्लीमेंट हो जाता है थ्रू एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। ये IAS HAS लोग, IAS वगैरह जनरली कर लेते हैं सारा काम। ठीक है। सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स, जो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स है उसके लिए आपको प्रॉपर लेजिस्लेशंस करनी पड़ती है, प्रॉपर लोकसभा में डिबेट करनी पड़ती है, वोटिंग वगैरह होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स हिसाब किताब होता है। ठीक है। एंड अप्रेजल ऑफ द LPG। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द LPG पॉलिसी। पहले बात ना एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, मतलब एक तरह के क्वेश्चंस के साथ एग्जाम में। पहले ना, या तो फिर आपको ये बता सकते हैं व्हाट आर द गुड इफेक्ट्स ऑफ LPG पॉलिसी। सेकंड आ सकते हैं व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ LPG, या मेरिट्स ऑफ LPG या डिमेरिट्स ऑफ LPG। बट अगर एक क्वेश्चन ऐसा आता है, क्रिटिकली एनालाइज द पॉलिसीज ऑफ LPG रिफॉर्म्स, क्रिटिकली एनालाइज LPG रिफॉर्म्स, एक मान लो क्वेश्चन आ गया, आप सोचोगे अब क्या करना है। क्रिटिकली जहाँ पे भी वर्ड आपको मिल जाए, ठीक है, वहाँ पे आपने पॉजिटिव्स भी लिखने हैं, अच्छी बातें भी लिखनी है और बुरी बातें भी लिखनी है। अब वेट लिसन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। पहली बात, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होता है। टैरिफ बैरियर्स मेनली रेफर टू द बैरियर्स ऑन द इम्पोर्ट्स थ्रू द हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़। टैरिफ बैरियर में टैक्स लगाया जाता है, जो चाइना से अगर इंडिया में कोई गुड आ रहा है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है। 30 रुपये टैक्स की मैंने बात की थी, याद करो। ठीक है। नॉन टैरिफ बैरियर जनरली रेफर्स टू द कोटा बैरियर्स इम्प्लाइंग द क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स। मतलब क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, एक मतलब आप मतलब सिर्फ 10 गाड़ी खरीद सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। ये जो बॉक्सेस है ना, प्लीज़ इसे याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डिफ्रेंशिएशन आता ही आता है एग्जाम्स में, मतलब ये आपको पूरी साल में एक ना एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। बायलेटरल ट्रेड क्या होता है, बाय का क्या मतलब होता है, दो लोग। ठीक है। मतलब बाय का आजकल गलत भी मतलब हो, अलग भी मतलब होते हैं भाई, कुछ भी हो रहा है सोसाइटी। आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू कंट्रोवर्सीज। ठीक है। बायलेटरल ट्रांजैक्शंस क्या होता है कि दो कंट्रीज के बीच में जब ट्रांजैक्शंस हो गए, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो गए, मतलब भाई हमने सऊदी अरब को बोला कि भाई तू ऐसा कर, तू हमें तेल दे, हम तुझे खाना, आई मीन वीट देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज बायलेटरल प्रोडक्शन, बायलेटरल ट्रेड। वेयर एज व्हाट इज द मल्टीलेटरल ट्रेड। मल्टीलेटरल ट्रेड अब बहुत सारी कंट्रियों के साथ ट्रेड हो रहा है। इंडिया का अमेरिका के साथ भी हो रहा है, इंडिया का ब्रिटेन के साथ भी ट्रेड हो रहा है, इंडिया का सऊदी अरेबिया के साथ भी ट्रेड हो रहा है, इंडिया का रशिया के साथ भी ट्रेड हो रहा है। मतलब जो इतना सब कुछ हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीलेटरल ट्रेड। बहुत ज़्यादा एक कंट्री, द ट्रेड बिटवीन वन कंट्री एंड मोर, नहीं वेट, ट्रेड बिटवीन अ कंट्री विद मोर देन वन कंट्रीज कह सकते हैं हम, कि दैट इज कॉल्ड एज बायलेटरल ट्रेड, और टू और मोर कंट्रीज, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, वन कंट्री विद मैनी कंट्रीज, वही ट्रेड विद वन, ट्रेड ऑफ वन कंट्री विद मैनी कंट्रीज।
ठीक है। गुड इफेक्ट क्या है हमारे न्यू इकोनॉमिक एलपीजी रिफॉर्म्स के, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के? फर्स्ट ऑफ ऑल वाइब्रेंट इकोनॉमी, जो आपकी इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाएगी। सेकंड क्या है? चेक ऑन द फिजिकल डेफिसिट्स, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको वहाँ पे पता लग जाएगा फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। अभी बस यहाँ पे रट लो कि चेक ऑन फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। थर्ड क्या है? चेक ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज, महंगाई जब बढ़ जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज इन्फ्लेशन, ठीक है। चेक ऑन इन्फ्लेशन होता है। एंड देन देर इज़ दिस थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैक्रो इकोनॉमिक्स अगैन, मतलब आज के टाइम में मैंने आपको बताया फॉरेन एक्सचेंज इट इज़ अबाउट 600 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है। 600 बिलियन डॉलर्स आज के टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज है। मान लो एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, मतलब पहले तो बहुत कम था हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आफ्टर दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एक्सचेंज रिजर्व हमारा आज के टाइम पे 600 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है, पहले बहुत ज़्यादा कम था जब ये पॉलिसीज़ आई थी, ठीक है। फिफ्थ क्या है? स्टिमुलेंट टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है एलपीजी रिफॉर्म्स। क्यों बढ़ा देती है मैंने आपको बताया, सेल्फ इंटरेस्ट एंड अदर थिंग्स, ठीक है। देन देर इज़ द सिक्स पॉइंट, कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कंज्यूमर सॉवरेनिटी बता दिया कि वही एक कंट्री में सिर्फ वही गुड्स बनेंगे जो कंज्यूमर चाहता है, जो कंज्यूमर डिमांड करेगा, ठीक है। फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी कंट्री में, बहुत बार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। प्राइवेट कंट्रीज इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगी इंडिया में, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। सेवेंथ, एट्थ क्या है? रिकग्निशन ऑफ द इंडिया एज ए इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा एक बच्चों वाला बेसिक पॉइंट है। इट इज़ ओइंग टू द एलपीजी पॉलिसी। हाँ, मतलब वही है कि इन पॉलिसीज़ की वजह से ही इंडिया आज के टाइम पे एक इकोनॉमिक पावर बन के इमर्ज हो रहा है, वरना अगर ये ना आई होती तो आज क्या पता इंडिया यहाँ पे ना होता, ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम द मोनोपोली मार्केट टू द कम्पिटिटिव मार्केट। लॉन्च ऑफ द एलपीजी पॉलिसी हैज़ कॉज्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन मार्केट। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो ये वाले पॉइंट्स हैं, अगर आप इसमें हेडिंग्स भी याद कर लो ना, मुझे पता है कि आप सोच रहे हो कि भाई इतने बड़े पैराग्राफ थोड़ी याद करेंगे हम। आप अगर ये जो हेडिंग्स है ना, ये ब्लू कलर में जो लिखी है, इतना भी आप याद कर लो और एग्जाम में ये लिख दो और इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो, मतलब बहुत ईजी लैंग्वेज में, मतलब लिख दो कि आप एलपीजी रिफॉर्म्स, पहले ये हेडिंग डाल दो, रिकग्निशन ऑफ द इंडिया एज द इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, पॉइंट लिख दो, उसके नीचे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दो। एलपीजी रिफॉर्म्स हैज इम्प्रूव्ड द इंडियाज कंडीशन एंड इंडिया इज नाउ इमर्जिंग एज इकोनॉमिक सुपर पावर जस्ट बिकॉज ऑफ एलपीजी रिफॉर्म। मतलब गोल गोल घुमा दो इस ऊपर वाली स्टेटमेंट को इन द एक्सप्लेनेशन। टीचर इज नॉट गोइंग टू फोकस दैट मच ऑन द एक्सप्लेनेशन, एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अ शिफ्ट फ्रॉम द मोनोपोली मार्केट टू कम्पिटेटिव मार्केट, ठीक है। पहले मोनोपोली मार्केट होती थी, अब कम्पिटेटिव मार्केट की तरफ हम शिफ्ट करना लग गए। एफडीआई और एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि जब कोई कंपनी इंडिया में, मान लो मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स ने इंडिया में अपने ब्रांचेस खोलने स्टार्ट किए, एक यहाँ पे बना, दूसरा यहाँ पे मैकडोनल्ड्स खोला, तीसरा वैसे ही KFC ने 10 ब्रांचेस खोल दी इंडिया में, दैट इज़ कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एप्पल ने अपने असेंबली यूनिट्स इंडिया में इस्टेब्लिश करने स्टार्ट कर दिए, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, कोई फॉरेन का बंदा जब इंडिया के शेयर खरीदेगा तो उसे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहेंगे, ठीक है। Their business is established in India, foreign investment by the foreigners by the way of their business established in India। वो ये जब ये बिजनेस कोई फॉरेन बंदा एस्टैब्लिश करता है इन इंडिया, दैट इज़ कॉल्ड ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोक, पेप्सी, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट रेफर टू द इंडियन कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन कंपनीज बाय द वे ऑफ परचेजिंग देयर इक्विटी और शेयर बाय द फॉरेन बैंक्स, फॉरेन बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। आप शार्क टैंक में आपने इक्विटी के बारे में आपको अच्छे से पता होगा इक्विटी क्या होती है। तो वही चीज़ है, मैंने आपको बताया शेयर खरीदना बेचना बाय द फॉरेन इंडिविजुअल। बैड इफेक्ट क्या थे? सबसे पहला ना, बैड इफेक्ट जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का आया, मतलब जब आप, अगर जब भी आपके पास दिमाग में 1991 की जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई बाय मनमोहन सिंह, बाय आर फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम मनमोहन सिंह, तो आपने एक चीज़ बिल्कुल याद रखनी है, इन जो पॉलिसीज़ थी इकोनॉमिक पॉलिसी, इन्होंने एग्रीकल्चर को कम्प्लीटली इग्नोर किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको कुछ भी बैड इफेक्ट याद ना रहे ना, तो ये प्लीज़ याद रखना कि जो एग्रीकल्चर है उसको बहुत ज़्यादा सेटबैक मिला था आफ्टर दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब देखो, मैं किसी पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरली बोल रहा हूँ, जो मतलब एक एनालिसिस है जो हमारी बुक में भी लिखा है। निगलेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चर में ही लिख दिया बैड इफेक्ट के साथ एग्रीकल्चर। रीज़न बीइंग क्योंकि एग्रीकल्चर वाज द वर्स्ट अफेक्टेड बाय न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एग्रीकल्चर में ज़्यादा फोकस सेकेंडरी सेक्टर और मेनली टर्शरी सेक्टर के ऊपर हुआ था। इससे क्या हुआ? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो सारे इरिगेशन, पावर सप्लाई, जितना सारा एक
एग्रीकल्चर को ये सारे बेनिफिट्स देती थी गवर्नमेंट थ्रू सब्सिडीज़, वो चीज़ें बंद हो गई, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्ट करना उतना कम कर दिया, ठीक है। कल्चरल इरोजन, ये अलग पॉइंट है, इसको अभी नहीं करेंगे हम। विड्रॉल ऑफ द सब्सिडीज़, वही बात, सब्सिडीज़ जो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड अदर थिंग्स पे मिलती थी वो भी कम हो गई। कट इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज़। अब क्या हुआ, फॉरेन मार्केट, जस्ट टेक एन एग्जांपल, पहले इंडिया के, मान लो आई एम हैविंग एप्पल्स, ठीक है, आई एम सेलिंग एप्पल्स, तो क्या करेंगे, इंडिया क्या करता था, इंडिया जो फॉरेन कंट्रीज़ के एप्पल्स है उसे मार्केट में नहीं आने देता था। तो उससे क्या होता था, इंडिया का जो कंपटीशन होता था, फार्मर्स के पास जो कंपटीशन वो बड़ा कम होता था। वेर एज क्या हुआ, आफ्टर 1991 इंडिया ने कहा भाई हाँ भाई, अमेरिका से भी कोई कोई एप्पल इंडिया में बेचना चाहता है, हाँ भाई तुम भी आ जाओ कंपनीज, ईरान से एप्पल्स आना है, हाँ तुम भी आ जाओ। अब देखो हमारे पास कंपटीशन हो जाता था, इंडिया के एप्पल्स उतने अच्छे नहीं होते थे एज़ कम्पेयर टू द अमेरिकन एप्पल्स। तो इंडिया की जो फार्मर्स है उन्हें उतना अच्छा रेट नहीं मिल पाता था, वेराज जो फॉरेन कंपनी, जो फॉरेन से जो एप्पल आ रहे हैं उनको बहुत अच्छा रेट मिल जाता है। मैं फ्रूट की बात कर रहा हूँ पहली बात, ठीक है। Consequently, Indian farmers has been exposed to the unsustainable global competition, वही बात, global competition, shift in the cropping pattern। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है ना वो बहुत ज़्यादा सब्सिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का क्या मतलब कि हम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट, मतलब हम गेहूँ उगाएंगे उतना ही उगाएंगे जितना मुझे मेरी फैमिली के लिए ज़रूरत है, बस उतना। वेर एज आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लोगों को लगा यार पैसे भी कमाए जा सकते हैं चीज़ों को उगा के, ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ अपनी फैमिली को सर्वाइव करवाने के लिए उगाएंगे। तो उसके बाद लोग कैश क्रॉप के ऊपर शिफ्ट करना स्टार्ट किए। जस्ट एक एग्जांपल, पहले फार्मर लोग राइस उगाते थे एक जगह पे, फिर उन्होंने देखा कि भाई कोको, कोको एक प्लांट होता है जिससे चॉकलेट बनता है, तो उन्होंने यार कोको हम क्यों ना उगाए, हम इसकी, ये तो है भी महंगी चीज़ है, इसको उगाते हैं हम, तो इसे बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, पैसे से हम अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं अपने सर्वाइवल के साथ, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल, अब क्या लिखा है इन्होंने, स्लो ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर मस्ट बी अल्टीमेटली हिंडर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर कैसे कैसे इफेक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर सेक्टर का। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर रॉ मटेरियल देता है उसको, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ठीक है। दूसरा क्या है, लेबर सप्लाई, बहुत सारे जो लेबर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जितने भी सारे बहुत ज़्यादा लोग, मतलब सीजनल एम्प्लॉयमेंट होती है ना पहली बात तो एग्रीकल्चर में, कि एक सीज़न में काम है, दो सीज़न में काम है, जो बीच का टाइम पीरियड है फार्मर क्या करेगा, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएगा, थोड़ी बहुत इंडस्ट्री में हेल्प कर देगा, ठीक है। हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर इज सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स। अब देखो एग्रीकल्चर सेक्टर एक डिमांड भी राइज करता है। भाई देखो एक किसान है, किसान फर्टिलाइज़र डिमांड करेगा, किसान पेस्टिसाइड डिमांड करेगा, एक किसान ट्रैक्टर डिमांड करेगा। मतलब उससे क्या होगा, इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, इंडस्ट्री को लगेगा भाई कोई खरीदने वाला है तभी तो मैं बनाऊंगा। भाई देखो इंडस्ट्रीज़ को तब उससे आइडिया लग जाएगा कि भाई बहुत ज़्यादा डिमांड है फार्मर्स के बीच ट्रैक्टर्स की, तो हम ट्रैक्टर्स का प्रोडक्शन करेंगे, इसी तरीके से इकॉनमी चलेगी, ठीक है। इस वजह से इससे हम प्रूव करते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच में क्या क्या इंटरडिपेंडेंसी है। स्लो डाउन इन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्यों हमारी मतलब इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी स्लो डाउन हुई। पहली बात कैसे कैसे हुई, क्या क्या रीजंस रहे उसके पीछे, क्यों क्यों हमारी जो ग्रोथ है वो स्लो हुई इंडस्ट्रियल सेक्टर की। चीपर इम्पोर्ट्स, मतलब जो हम फॉरेन कंट्री से, मान लो देखो पहले क्या होता था इंडिया में जो फ़ोन्स बनते थे, यू वुड बी सरप्राइज्ड, जो पहले ना बटन फ़ोन बनते थे ना नोकिया के, उसके रेट होते थे करीब 11,000। एंड आज के टाइम पे आप स्मार्टफोन देख पा रहे होगे, स्मार्टफोन्स भी करीब 7,000 में भी में आपको मिल जाते हैं, 7,000 में आपको एक अच्छा, अच्छा तो नहीं मतलब एक काम चलाओ स्मार्टफोन मिल रहा है। और देयर वाज अ टाइम जब हम नोकिया के 12-14 हज़ार में डब्बे खरीदते थे वो बटन वाले फ़ोन। तो इससे क्या, अब हमें पता लगा कि जो इम्पोर्ट्स हैं हमें बहुत ज़्यादा चीप मिलने लगे। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था, इसलिए आज के टाइम आप इंडिया को देख रहे होगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा रोड्स बना रहे हैं, रेलवे एक्सपैंड कर रहे हैं, जस्ट टू प्रोवाइड अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। नॉन टैरिफ बैरियर्स, जो नॉन टैरिफ बैरियर्स थे, कोटा जो हमने सेट किया था 10 गाड़ी आएगी, उससे ना ज़्यादा उससे ना कम, उसकी वजह से भी जो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो बहुत कम थी, ठीक है। नॉन डेवलप्ड कंट्रीज़, हाँ, और एक और चीज़ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ करती थी, इंडिया को कहा जाता था बाय डेवलप्ड कंट्रीज़ ऐसा करो अपनी इकोनॉमी तुम सबके लिए खोल दो, फ्री कंपटीशन होना चाहिए, ग्लोबल ग्रोथ। फिर एज अमेरिका में कभी भी इंडिया के प्रोडक्ट्स अलाउ ही नहीं करती थी गवर्नमेंट। जो अमेरिका की गवर्नमेंट है वो कहती थी भाई इंडिया के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इंडियन टेक्सटाइल आ रहा है, हम नहीं लेंगे। हम क्यों नहीं लेंगे, अनफेयर, मतलब एक बहुत ज़्यादा बायस्ड एटमॉस्फेयर था उस टाइम पे, ठीक है। और डेवलप्ड कंट्रीज़ लेती नहीं थी। अब भाई इंडिया की फैक्ट्रीज क्यों प्रोड्यूस करेगी, जो बिगेस्ट मार्केट है अमेरिका, जहाँ पे लोगों के पास पैसा है चीज़ों को खरीदने का, अगर वो अपनी अपनी जो कंट्री है, अपनी जो इकॉनमी है वो नहीं खोल रही, तो फिर एक सेटबैक हमारी इंडस्ट्रीज़ को ज़रूर लगेगा।
ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट, यू नो व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट इज़, क्यों हुआ? सबसे पहले टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आ गई भाई, जो काम इंसान करते थे वो अब रोबोट्स करने लगे, तो फिर एम्प्लॉयमेंट तो घटेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इसकी वजह से। डिसइन्वेस्टमेंट, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद जो गवर्नमेंट सेक्टर थे कि उसने डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स से, बिकॉज दे वर लोड ऑफ द लॉस मेकिंग एसेट्स, क्योंकि वो एक लॉस मेकिंग एसेट्स थे, उससे गवर्नमेंट ने निकलना स्टार्ट कर दिया। ओके, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी भी मैंने आपको बताया कि ये बहुत अच्छे से मैक्रो इकोनॉमिक्स में कर लेंगे, ठीक है। लॉपसाइडेड ग्रोथ, भाई ऐसा होता है ना, जब एक इकॉनमी ग्रो करती है वो क्या कैसे ग्रो करती है, पहले प्राइमरी सेक्टर में होती है, फिर सेकेंडरी सेक्टर में जाती है, लास्टली वो टर्शियरी सेक्टर में जाती है। वेरएज जो इंडिया की ग्रोथ थी वो कुछ अलग ही तरीके से हुई उस टाइम पे, उस टाइम पे अभी भी हो रही है। हम प्राइमरी सेक्टर में थे, हमने प्राइमरी से डायरेक्ट टर्शियरी में गए, सेकेंडरी आज के टाइम पे डेवलप्ड ही नहीं है। आपने देखा होगा आजकल के रिफॉर्म्स इसलिए ज़्यादा स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं कुछ स्टार्टअप के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो इसलिए करते हैं भाई, जब गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि मतलब एक गवर्नमेंट जॉब्स हर इंसान को नहीं मिल सकती, जैसे ही हमारे मतलब जो जो पार्टीज़ पार्टीज़ तो नहीं कहूँगा, जैसे हमारे गवर्नमेंट्स को जब रियलाइज़ हुआ कि हर एक इंडिविजुअल को हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, उन्हें लगा कि भाई यार देखो सेकेंडरी सेक्टर की बहुत ज़रूरत है ताकि देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, ठीक है। वही बात, हम डायरेक्टली टर्शरी सेक्टर में पहुंच गए, दैट इज़ कॉल्ड एज लॉपसाइडेड ग्रोथ। लॉपसाइडेड का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। हाँ, इनफैक्ट आई टी फोकस जॉब, वही है, हम आई टी फोकस जॉब में ज़्यादा चले गए, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल डुअलिज्म, पहली बात इकोनॉमिक डुअलिज्म क्या होता है? हमारी जो इकोनॉमी को हम लोग डिवाइड करते हैं, रेफर टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी इनटू, हम डिवाइड करते हैं अपनी इकोनॉमी को ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। ट्रेडिशनल सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि ट्रेडिशनल मैटर मतलब इसे पुराने चीज़ें यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, पुराने तौर तरीके ट्रेडिशंस यूज़ करते हैं। वेर एज जो मॉडर्न मॉडर्न वेज ऑफ प्रोडक्शन हम मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इकोनॉमिक डुअलिज्म, कि एक जगह हम ट्रेडिशनल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, दूसरी जगह हम मॉडर्न चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, ठीक है। सोशल डुअलिज्म, द डिविजन ऑफ द इकोनॉमी और द कंट्री, मतलब कंट्री के पीपल और द सोसाइटी इनटू द हैव्स एंड हैव नॉट्स, पुअर्स एंड रिच, मतलब जिनके पास चीज़ें हैं दैट इज़ गोइंग टू बी रिच, जिनके पास चीज़ें नहीं है दैट इज़ गोइंग टू बी हैव नॉट्स और पुअर लोग, ठीक है। अर्बन सेंट्रल, व्हाट इज दिस? अर्बन सेंट्रल ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, पहली बात क्या है, अब जो सारा ग्रोथ प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में ही फोकस था, ठीक है। ये वो नहीं था कि भाई गांव के लोगों का क्या होगा, गांव के लोग कैसे रहेंगे, ये बस ये था कि भाई शहर के लोग, शहर में इंडस्ट्री सब कुछ शहर शहर में हो रहा है, मतलब बेनिफिट्स एलपीजी रिफॉर्म्स के रूरल एरियाज़ में नहीं पहुंचे, ठीक है। Okay, economic dualism, rural urban gulf implies to the economic dualism which deepens the social dualism as well. इकोनॉमिक मतलब वही बात है, इकोनॉमिक डुअलिज्म की वजह से सोशल डुअलिज्म भी हुआ, इसकी वजह से ये चीज़ हुई। बस ये दो टॉपिक याद रखो आप, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों में नहीं जाना, हेडिंग से काम हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। इकोनॉमिक कलोनलिज्म, इंडिया से सफ़र नियरली, देखो इंडिया ने आज तक 200 सालों तक पहले तो ब्रिटिशर्स के अंडर थे, फिर जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई और ये जो सारा कुछ एमएनसीज कंट्रोल करने लगी, खाना पीना सब कुछ, तो गवर्नमेंट को लगा कि यार दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ कलोनलिज्म दैट इज़ कॉल्ड एज इकोनॉमिक कलोनलिज्म, मतलब हम एक कॉलोनीज बन चुके हैं ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज आर एक्सप्लॉइटिंग द इंडियन मार्केट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, वही बात कलोनलिज्म अगैन। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, spread of a multinational company country as a consequence of the LPG large scale spread of consumerism, जो एम एन सीज है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड की। आपको पता है मैकडोनल्ड्स वगैरह ना बहुत ज़्यादा अडाप्ट करते हैं चीज़ों को, मतलब कंज्यूमर सोवरेनिज्म क्या होता है, सिर्फ वही चीज़ बनेगी जो प्रोड्यूसर चाहते हैं। मैकडोनल्ड्स को पता लग गया कि भाई इंडिया में बीफ नहीं खाते, तो इंडिया इन लोगों ने महाराजा मैक डेवलप कर दिया, ठीक है। कंज्यूमर क्या मांग रहे थे, कंज्यूमर वेजिटेरियन बर्गर मांग रहे थे, तो मैकडोनल्ड्स ने उन्हें वही चीज़ प्रोवाइड कर दी, ठीक है। इंडियन सोसाइटी इज अडेप्टिंग इट सेल्फ एज द वेस्टर्न कल्चर ऑफ स्पेंडिंग द थ्रू बोरोइंग, मतलब वेस्टर्न कल्चर की तरफ इंडिया चले गए, इंडिया लोग ज़्यादा ऑफ स्पेंडिंग थ्रू बोरोइंग, हम लोग ज़्यादा स्पेंड करने लगे, कैसे स्पेंड करने लगे, डेबिट कार्ड्स के थ्रू। डेबिट कार्ड्स क्या होता है कि लोन लेते रहो और बाद में उसे पे कर देना, समथिंग लगता है, ठीक है। विच वे टू गो, दिस इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट पर चलो वाई नॉट। ओनली वे टू ग्रो, पहली बात तो जो एलपीजी रिफॉर्म्स है, मैं रियलाइज़ एक चीज़ की कि इन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से हम ग्रो कर पाएंगे।
It was indeed the pursuit of the LPG was greater extent in the matter of the economic compulsion rather than a matter of choice. वही चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, it was a matter of compulsion, हमें ज़बरदस्ती ये चीज़ करनी पड़ी थी, बड़ा चॉइस नहीं की थी हमने. However, notably हमें क्या कर हम ओके प्रिकॉशंस हमें क्या लेनी चाहिए. प्रिकॉशंस हमें क्या लेनी चाहिए आफ्टर दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़. पहले तो हमें बिग प्लेयर्स के सामने सरेंडर नहीं करना है इंटरनेशनल मार्केट में. भाई आपने रशिया के आजकल हाल देखे होंगे, यहाँ वहाँ पे ना एप्पल है, ना गूगल है, ना मैकडोनल्ड्स है, ना KFC है, ये सब कुछ बंद हो चुका है. ठीक है, वही चीज़ है, हमें सरेंडर नहीं करना है इन बिग प्लेयर्स के ऊपर, हमें इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना. ठीक है, हमें एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट करना पड़ेगा हमें अपनी इकोनॉमी, ताकि हम लोग इतने ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए और कहीं कभी हमें इनके सामने सरेंडर ना करना पड़े. ठीक है, compromise. We must see to it that we do not compromise with the economic interests of our domestic producers with by allowing the free access. अभी इन्होंने यही बात की है, कही है. जो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ है, जो LPG रिफॉर्म्स है, इसके थ्रू हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें जो हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स है, हमारे जो लोकल छोटे छोटे बिजनेसमैन है. वॉलमार्ट आ गया तो जो किराने की दुकानें हैं वो तो बंद हो जाएगी. ठीक है, दैट थिंग, उस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े अपने लोकल किराने वालों के साथ जब हम मैकडो उसको बुलाएंगे, वॉलमार्ट को बुलाएंगे. ओके, वी मस्ट सी टू इट दैट वी डू नॉट बिकम इकोनॉमिकली सबवर्सिव टू द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. भाई इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा सबवर्सिव नहीं होना, डिपेंडेंट नहीं होना इनके ऊपर, हमें मल्टीनेशनल कंपनी के उसके ऊपर. और प्लस वी मस्ट बी इन द पोजिशन ऑफ चैनलाइजिंग द FDI मोर इनटू द एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रादर दैन द रिटेल ट्रेडर्स ऑफ द फास्ट फूड जंक्शन. मतलब ज़्यादा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, हमें ज़्यादा वह उन जगहों की लेनी चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें. मतलब कि कुछ ऐसी कंपनीज फॉरेन से आए जो इंडिया में रोड डेवलप करे, कुछ ऐसी कंपनीज इंडिया में आए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, ऐसी कंपनीज जो वाटर सप्लाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करे. ना कि ऐसी कंपनीज जो KFC बना के बिठा दी तुमने, मैकडोनल्ड्स बना दिया और एडिडास ला लिया, प्यूमा ला लिया. ये इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करता. So this is the end of the entire chapter. Yes, this is the end. So I hope you liked the video, or I think this video is too long for you now. ये बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है. Yeah, thank you for watching the video. I'll see you in the next video, that is going to be the rural development most probably. Yeah, thank you for watching this video. Bye bye.